नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2010 पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2010 के पेपर में इंग्लिश से रिलेटेड कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के केवीएस पीआरटी के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 111 से लेकर के 114 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलोज। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देयर वाज वंस अ फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब क्या होता है? जो मछली मारने वाला मछुआरा होता है, ठीक है। यानी कि एक समय में एक मछुआरा था। हु वाज ऑल्सो एन एक्सीलेंट फ्लूट प्लेयर। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, यानी कि वह एक बहुत अच्छा बांसुरी बजाने वाला भी था, मतलब कि उसे बांसुरी बजाना भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। आगे पढ़िए। वन डे ही टुक हिज फ्लूट। एक दिन उसने अपने बांसुरी को लिया एंड अ फिश बास्केट, और एक मछली पकड़ने के बाद से जिस बास्केट में, जिस टोकरी में रखा जाता है उसको लिया। जंप्ड ऑन अ रॉक, यानी कि एक रॉक मीन्स पहाड़ी सेंस में आप समझ सकते हैं, पत्थर समझ सकते हैं, उस पर जाकर के बैठ गया, जंप करके बैठ गया। एंड बिगेन टू प्ले हिज टाइम, और वो जो फ्लूट था उसको बजाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। ही वॉज कन्विंस्ड। कन्विंस होने का मतलब कि राजी होना। ही वॉज कन्विंस्ड दैट फिश वुड बी enchanted by his music and leap into his basket willingly। यानी कि उसको विश्वास था कि enchanted का मतलब होता है जादू और leap का मतलब होता है छलांग लगाना। यानी उस मछुआरे को विश्वास था कि जो मछली है उसके फ्लूट यानी उसके बांसुरी की म्यूजिक को सुन करके अपनी इच्छा से, देखिए विलिंगली लिखा गया, अपनी इच्छा से छलांग लगा करके उसके बास्केट में चली जाएगी, ठीक है। आगे पढ़िए। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट कैच अ सिंगल फिश। यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण वह एक भी मछली को नहीं पकड़ पाया। सो ही वेंट होम। इसलिए वह घर गया। ब्रॉट हिज नेट। अपना जाल ले आया। एंड थ्रू इट इनटू द वाटर। और इसे पानी में फेंक दिया। ही कॉट सो मेनी फिश दैट हिज बास्केट ओवरफ्लोड। यानी कि वह बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ लिया जिससे कि उसका जो बास्केट था वह ओवरफ्लो हो गया, पूरा भर गया। आगे पढ़िए। स्टूपिड क्रिएचर्स, यानी कि बेवकूफ़ प्रजाति के सेंस में, बेवकूफ़ जंतु के सेंस में, यानी मछली को ये बोला है किसने? ये बोला है फिशरमैन ने। ही एक्सक्लेम्ड एज ही वॉच्ड द फिश ट्विस्ट एंड जंप इनटू हिज नेट। यानी कि उसने बोला कि तुम बेवकूफ़ हो कि अब तुम एक तरीके से जंप कर रहे हो और नाच रहे हो, एक तरीके से किसमें? उसके ट्विस्ट कर रहे हो और जंप कर रहे हो, उस सेंस में आया हुआ है जाल में। आगे पढ़िए। यू डिड नॉट डांस व्हेन आई प्लेड माई फ्लूट। उसने मछली से कहा कि तुम तब नहीं नाचे जब मैं अपना बांसुरी बजा रहा था। बट व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग यू कैन नॉट स्टॉप डांसिंग। लेकिन जब मैं अपना बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ तब तुम डांस करने से रुक नहीं रहे हो। तो ये पूरा थीम हो गया। और चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विथ वॉट कुड द फिशरमैन सक्सीड इन कैचिंग फिश। यानी कि किसकी मदद से जो मछुआरा था वो मछलियों को पकड़ने में सफल हुआ? तो जाल के वजह से वह पकड़ना सफल हुआ। तो देखिए अ फिशिंग नेट। अ फिशिंग नेट यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जब उसने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला पानी में तब बहुत सारी मछलियां पकड़ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाई डिड ही प्ले हिज फ्लूट। यानी कि वह अपना बांसुरी क्यों बजा रहा था, इस सेंस में आया हुआ है। तो उसे यह विश्वास था कि उसकी बांसुरी के म्यूजिक के जादू की वजह से मछलियां जो हैं वह स्वतः ही उसके बास्केट में आ जाएंगी। तो ये उसका विश्वास था और आपको उत्तर पैराग्राफ के अनुसार ही देना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसी की बात की गई है। द फिश वुड बी चार्म्ड बाय द म्यूजिक। चार्म का मतलब क्या होता है? मन प्रसन्न होना। यानी कि उस मछुआरे का यह विश्वास था कि जब मैं फ्लूट बजाऊंगा तो मछलियों का मन प्रसन्न होकर के वह उछल करके उसके बास्केट में आ जाएंगी। तो ये पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाई कुड नॉट ही कैच अ सिंगल फिश। यानी कि वह एक भी मछली क्यों नहीं पकड़ सका? तो देखिए उसका जो विश्वास था कि फ्लूट यानी बांसुरी बजाने से मछली पकड़ी जा सकती है, वो बेवकूफ़ी वाला उसका एक तरीके से विचार था। तो यहाँ पर देखिए इसी के बारे में बात की गई है। इट इज़ फुलिश टू कैच फिश विथ अ फ्लूट। यानी कि एक बांसुरी के साथ मछली को पकड़ना बेवकूफ़ी वाली बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, वाई डिड ही कॉल द फिश स्टूपिड क्रिएचर्स, यानी कि उसने मछलियों को, जो मछुआरा था उसने मछलियों को स्टूपिड क्रिएचर क्यों बोला, बेवकूफ़ प्रजाति क्यों बोला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दिया गया है द फिश आर रियली स्टूपिड, तो ये गलत हो जाएगा। द फिश डिड नॉट लाइक द म्यूजिक, ये भी गलत हो जाएगा। द फिश वर प्लेइंग इन द नेट, यहाँ पर देखिए द फिश वर प्लेइंग इन द नेट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जब उसने देखा कि उसके जाल में जब मछलियाँ जंप कर रही थी और ट्विस्ट कर रही थी, यानी वो एक्चुअली में पानी की कमी की वजह से कर रही थी, लेकिन उस मछुआरे को ये लग रहा था कि वो बिना म्यूजिक के नाच रही हैं उस जाल में, इसीलिए उसने उसे स्टूपिड क्रिएचर बोला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 115 से 118 तक के लिए अलग से डायरेक्शन दिया गया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलोज, यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक एप्रोप्रिएट आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, चलिए पहला 115 वाला प्रश्न दिया गया, व्हाई डिड यू टेल लाई। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या फिर द भरा जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ क्यों बोला, इस सेंस में यहां पर आया हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए द का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर मैं ये बोलूं कि यही वो लड़का है, यही वो लड़का है जो कि कल झूठ बोला था, तो वहां पर दिस इज द बॉय आता है, यानी कि जब हम लोग कंफर्म होते हैं कि यही वो लड़का है तब वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर इसका अर्थ क्या बन रहा है, इसका अर्थ ये बन रहा है कि तुमने झूठ क्यों बोला, यानी कि झूठ जो है वो निश्चित नहीं है। जैसे कि अगर पहले बात किया जाता है कि हाँ तुमने झूठ बोला था, तुमने वही वाला झूठ बोला था, अगर उस सेंस में आता तुमने वही वाला, तो वहां पर द का यूज हो सकता था, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता, निश्चित हो जाता कि हाँ उसी झूठ के बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहां पर तुमने झूठ क्यों बोला, यहां पर ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए द का प्रयोग नहीं हो सकता। एन का भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एन जो है वो एक तरीके से वॉवेल से जो शुरू होते हैं उस पर उससे पहले अप्लाई होता है। जैसे कि लाई जो है, इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लॉ से शुरू होगा, तो लॉ जो होता है, एल जो होता है वो क्या होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है, तो एन का प्रयोग तो होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी वाई डिड यू टेल अ लाई, यानी कि तुमने झूठ क्यों बोला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेडल वाज वॉन डैश राम, यानी कि मेडल राम के द्वारा जीता गया, उस सेंस में आया हुआ है। यानी कि यहां पर देखिए द मेडल, यानी कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट से शुरू होकर के सब्जेक्ट पर खत्म हो रहा है, यानी ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए पहले ऑब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद से यहां पर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, उसके बाद से विन का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, यानी कि मेन वर्ब आया हुआ है, उसके बाद से यहां पर सब्जेक्ट आया हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद हमारा बाई आता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाई इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि मेडल जो है वो राम के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ही टुक प्राइड डैश हिज विक्ट्री। प्राइड का मतलब होता है गर्व होना, यानी कि उससे अपने विजय पर गर्व है, उस सेंस में यहां पर आया हुआ है। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, फॉर, ऑफ, विथ, इन, क्या भरा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं जो कि हमेशा एक साथ आते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू ऑफ, इसके अलावा इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ, इसके अलावा टेक प्राइड इन, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू, तो ये सभी जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं वो हमेशा एक साथ आते हैं। तो प्राइड के साथ इन आता है, प्राइड के साथ इन आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ही टुक प्राइड इन हिज विक्ट्री, यानी कि उसे अपने विजय पर गर्व है, प्राइड के साथ इन आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शी वाज गेजिंग डैश मी। गेजिंग का मतलब होता है एक टक घूरना, यानी एकदम बिना पलक झपकाए ही उसको लगातार देखने के सेंस में आता है गेजिंग, यानी एक टक देखना बिना पलक झपकाए, घूरने के सेंस में आता है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या फील होगा, यानी कि वह मुझे एक टक देख रही थी, तो यहां पर गेजिंग के साथ एट आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ही शी वाज गेजिंग एट मी, यानी कि वह मुझे एक टक देख रही थी, इस सेंस में ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा।
दोस्तों प्रश्न संख्या 119 के लिए यहां पर डायरेक्शन निर्देश दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड, यानी कि एक मोटे अक्षर में शब्द लिखा गया है दिए गए वाक्य में, वो पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या होगा। तो यहां पर देखिए ये बोल्ड वर्ड में लिखा गया है एयरपोर्ट, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये हमसे बोला जा रहा है। तो किसी जगह के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो एयरपोर्ट किसी का नाम ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। प्रश्न संख्या 120 के लिए यहां पर निर्देश दिया गया है। देखिए आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहां पर एक वाक्य दिया गया है, ये किस टेंस में है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए वाक्य क्या दिया गया है, शी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर, यानी कि वह अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करती है। तो यहां पर देख लीजिए शी यहां पर सब्जेक्ट हो गया, लुक्स आफ्टर, यहां पर लुक आफ्टर हमेशा एक साथ आता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है लुक आफ्टर, ठीक है। और हर एज्ड मदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस में आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। देखिए वैसे भी इसका हिंदी में अर्थ निकल आता है कि वह अपने बूढ़ी माँ की देखभाल करती है, तो ता है, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए यहां पर जो मेन वर्ब था लुक्स आफ्टर, यहां पर लुक में एस या फिर ईएस जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए अगर यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस ईएस जुड़ता है, और अगर प्लूरल होगा तो वहां पर यस ईएस नहीं जुड़ता है। सी यानी कि एक वचन में केवल वह की बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर लड़की की बात की जा रही है, तो यहां पर सिंगुलर होने की वजह से इसके वर्ब में, मेन वर्ब में यस या फिर ईएस जुड़ेगा। तो ये किसका पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है। ऑप्शन नंबर एक यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 और 122 के लिए यहां पर डायरेक्शन दिया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड हुज स्पेलिंग इज करेक्ट, यानी कि उस शब्द को चुनना है जिसका स्पेलिंग, जिसका वर्तनी करेक्ट है। देखिए यहां पर प्रॉपर्टी दिया गया है, तो प्रॉपर्टी किस में सही लिखा गया है, प्रॉपर्टी का स्पेलिंग होता है PROPERTY। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 122 नंबर के प्रश्न में मिनट दिया गया है, तो मिनट का स्पेलिंग क्या होता है, मिनट का स्पेलिंग होता है MINUTE। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों प्रश्न संख्या 123 और 124 के लिए यहां पर डायरेक्शन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहां पर दो वाक्य दिए गए हैं और उसके लिए क्या वन वर्ड सब्सटीट्यूट होगा, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। जल्दी से वाक्य को पढ़ लेते हैं। दिया गया अ पर्सन हु ऑपरेट्स द कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कि एक जहाज के कंट्रोल को ऑपरेट करने वाले को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग पायलट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है पायलट, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 124 की। दिया गया है क्वालिफाइड फिट टू बी चूजन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड है और बिल्कुल फिट है चुने जाने के लिए, तो इसे क्या बोला जाएगा, तो उसे हम लोग एलिजिबल बोलते हैं, यानी कि योग्य अभ्यर्थी। एलिजिबल इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए 125 और 126 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन इन कैपिटल्स, यानी कि यहां पर एक वर्ड हमें दिया गया है कैपिटल्स में, कैपिटल लेटर में, और इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। समानार्थी यानी कि उससे मिलता जुलता अर्थ बताना है। ब्रूटल दिया गया, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। क्या होता है, क्रूर या फिर निर्दयी। बी वाला देखिए लॉयल दिया गया, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। सी वाला दिया गया लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेले, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी या फिर क्रूर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि ब्रूटल का मतलब भी होता है क्रूर और क्रूएल का भी मतलब होता है क्रूर। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे सिमिलर मीनिंग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। 126 नंबर का देखिए एलिगेंट दिया गया है। एलिगेंट का मतलब होता है बौद्धिक रूप से चतुर के सेंस में यहां पर आता है, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर छूट गया, यहां पर सोफिस्टिकेटेड होगा, सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, ठीक है। तो देखिए एलिगेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो बौद्धिक रूप से थोड़ा सा चतुर हो। तो आर्डेंट का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। बोल्ड का मतलब होता है नीडर, ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑड का मतलब होता है एक तरीके से जो अलग हो, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बौद्धिक रूप से क्षमतावान या फिर प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर डी सोफिस्टिकेटेड यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 127 और 128 के लिए फिर से डायरेक्शन दिया गया। देखिए चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द
वन इन कैपिटल्स, यानी कि कैपिटल लेटर में जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है इसका अपोजिट मीनिंग यानी विलोम शब्द हमें बताना है, ठीक है। दिया गया लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो इसका अपोजिट हमसे पूछा गया। पहला दिया गया अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वस्थ, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें अपोजिट बताना है। चौथा दिया गया वाइस, वाइस का मतलब होता है जैसे कि वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं ना आप, वहीं उप के सेंस में यहाँ पर आता है वाइस का मतलब, ठीक है। क्या आता है? उप के सेंस में आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। स्लेवरी दिया गया, स्लेवरी का मतलब होता है, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है, और स्लेव से ही स्लेवरी बना हुआ है, यानी कि गुलामी की बात की जा रही है इसमें। जैसे इसका लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता और इसका उल्टा दिया गया स्लेवरी यानी गुलामी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 128 नंबर का देखिए, दिया गया सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर। अब इसका उल्टा हमें बताना है। पहला दिया गया जूनियर, जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, तो ये तो होगा नहीं। लोअर का मतलब होता है नीचा, ये भी गलत हो गया। सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बचा इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा या फिर एक तरीके से जो बेहतर ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमसे अपोजिट पूछा गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 130 के लिए फिर से डायरेक्शन दिया गया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर इन इट, इन केस देयर इज नो एरर द आंसर विल बी डी। यानी कहा जा रहा है कि 129 और 130 प्रश्न में एक पार्ट में गड़बड़ी है, किसी वाक्य के एक पार्ट में गड़बड़ी है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें गड़बड़ी है। पहला दिया गया 129 वाला, राम हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मनी नो एरर, तो यहां पर देखिए राम हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, यहां पर लार्ज नंबर नहीं होगा बल्कि लार्ज अमाउंट आप कह सकते हैं। राम हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यहां पर हो सकता था, लार्ज नंबर एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही गड़बड़ी है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, राम हैज ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ए लॉट ऑफ का यूज किया जा सकता था, लेकिन लार्ज के साथ नंबर नहीं आएगा, लार्ज के साथ या तो अमाउंट आएगा या फिर पूरा हटा करके ए लॉट ऑफ यूज करना होगा, तो बी पार्ट में ही गड़बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आई शैल नॉट कम टू यू इफ इट विल रेन नो एरर, तो कहा यह जा रहा है कि मैं नहीं आऊंगा अगर बारिश होती है तो यहां पर देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं आऊंगा, यानी ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि बारिश पर ये डिपेंड कर रहा है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस में यहां पर हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, तो देखिए सी वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है, तो इसलिए सी वाला पार्ट ही यहां पर गड़बड़ है, और चूंकि हमसे गड़बड़ वाला पार्ट ही पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2010 पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।